नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अंशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के छोटा महादेव रोड पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर रखा था। उन्हें कई बार नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया गया। भानपुरा तहसीलदार नागेश पवार एवं पीडब्ल्यूडी के एसडीओ के नेतृत्व में नगर पालिका में पुलिस बल के एवं प्रशासन का सहयोग लेकर अतिक्रमण को सुबह 11 बजे के करीब जाकर पुलिस बल के साथ मिलकर एवं प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से अतिक्रमण को हटवाया गया। छोटा महादेव रोड के सेंटर से दोनों तरफ 10 किलोमीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमण की कार्यवाही के दौरान तहसील भानुपुर नागेश पवार, पीडब्ल्यूडी, एसडीओ, नगर पालिका, सीएमओ एवं पुलिस अमला मौजूद रहा। आपको अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला तो हमें भी याद नहीं है। इसमें नोटिस आया है क्या है नोटिस पे, क्या है? कि आपको खाली करना है। ये कोई कारण नहीं, कोई समय नहीं दिखाया हमें। कितने समय से रह रहे हो आप यहाँ? हम यहाँ से अभी 25 साल हो गए। 25 साल से हो गए। तो आपके पास यहाँ का कोई पट्टा, रजिस्ट्री पट्टा है पुराना नगर पालिका का, नगर पालिका सर्वे नंबर वगैरह सब उसमें डले हुए है, लेकिन बाकी वो 58 का पट्टा है जो वहाँ का दिखा मिला है, कहाँ का लिखा है? इंदिरा कॉलोनी का। तो इंदिरा कॉलोनी को पट्टा है तो आपको फिर वहाँ पे रहना था ना, फिर यहाँ से। जो पट्टा जो पंचायत में था ना, हमारा पंचायत में बनता ना पहले पट्टा, तो पहले पंचायत लगती थी हमारे पे, यूँ मतलब यहाँ का पट्टा है कि आपके पास? पट्टा ही दिखाया था वो। फिर मैंने कहा खाली करो, ये रह जाएगा आवास का मकान। तो कितने समय की मोहलत दी आपको खाली करने की? अभी एक हाथ मुँह खाली कराने की बात है। क्या नाम है आपका? घनश्याम मान लिया। ये जो है मतलब रोड सेंटर से 10-10 मीटर दोनों तरफ जो शासकीय हमने मुआवजा दिया है इस भूमि का, वो अतिक्रमण से मुक्त करवा रहे हैं। सर, इसमें कुछ पक्के मकान भी बने हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास भी बना हुआ है, तो इसमें मकानों को तोड़ा जाएगा? मकान जो भी शासकीय ज़मीन में बने हुए हैं इनको हटवाया जाएगा। और प्रधानमंत्री वाला जो है तो उसके लिए जो है सीएमओ साहब को और उसके तहसीलदार साहब है उनने जांच के लिए बोला है कि भाई ये कैसे क्या हुआ, तो उसकी जांच होगी। कहना है कि इनमें हमें पट्टे दिए गए थे, तो उस विषय में आपने जांच की कि बिना जांच के इनको तोड़ा जाएगा? भाई हमने जो शासकीय ज़मीन रोड के लिए एक्वायर करी है उस ज़मीन पे से हम अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं। वो ज़मीन किसी को अलाट नहीं हुई है। अगर पट्टे की कहीं ज़मीन अलाट हुई है तो पीछे जो शासकीय ज़मीन है उसमें उनको अलाट हुई है या कहीं दूसरी जगह के हैं। सर, कितने मीटर की इसमें तोड़ी जाएगी लंबाई करेगी? 10 रोड सेंटर से 10-10 मीटर दोनों तरफ। क्या नाम सर आपका? नाम क्या सर? के जैन। साउथ इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार सुमन तलवार आज एनएलसीटी कॉलेज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भोपाल आए। कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुमन तलवार ने कहा कि हर प्रदेश की अपनी एक फिल्म सिटी होना चाहिए ताकि प्रदेश के स्थानीय लोगों को उसमें काम मिल सके और रोजगार में बढ़ोतरी हो सके। कि आज जो ये भोपाल में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है वरिष्ठ नागरिक मंच के तत्वावधान में, आप सभी वहाँ पर आमंत्रित हैं, सभी पत्रकार बंधु, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे कवर करेंगे। आज तलवार साहब हमारे बीच आए और आप लोगों के साथ चर्चा की। मुझे लगा कि बहुत सारी बातें जो मैं खुद स्वयं नहीं जानता हूँ वो तलवार साहब ने आप लोगों को बताने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि इनका ये दौरा, भोपाल दौरा, यादगार बनेगा। धन्यवाद। जय सर, एक्चुअली ये जो एक्सपीरियंस है ये मेरा बहुत नया एक्सपीरियंस है। इतना साल से मैं एक्सपीरियंस को अभी आई एम गोइंग टू सी इट, सो आई होप इट्स गुड एंड इंटरेस्टिंग। डायरेक्टर मुकेश जी ने बुलवाया था, सो आज एक्चुअली आज और कल मैं 2 दिन शूटिंग कैंसिल करके आया हूँ, हैदराबाद से आया हूँ। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई वांट टू सी द कल्चर ट्रेडिशन जो है, एंड आफ्टर दैट मे बी आई विल कमेंट ऑन इट। सर, फिल्म स्टार भी हैं आप, भोपाल का पहला दौरा है, कैसा लगा? ये शहर कैसा लगा? सर, एक्चुअली इट इज़ वेरी न्यू सर। मैं अभी तक आज शाम को आई थिंक आई सी सम ऑफ भोपाल, तो वट एवर इट बी, मेरा एक ही
मिशन है कि हर जगह एक फिल्म सिटी बनना चाहिए। जो स्टेट है उन लोगों का एक फिल्म सिटी होना चाहिए। वो लोग बाहर जाके किसी और फिल्म सिटी में काम करना मुझे उतना पसंद नहीं है। आपका फिल्म सिटी बनाइए, लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट दिए, लोकल कलाकार होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, तो टीवी सीरियल के लिए, पिक्चर के लिए, ओटीटी फिल्म्स के लिए, सब कुछ के लिए यूज़ होगा। तो आप थोड़ा स्मॉल स्टाइल में आप स्टार्ट करो, मतलब स्मॉल सेट्स बनाओ, उसके बाद स्लोली यू कैन मेक बिग सेट्स। गार्डन्स चाहिए, आउटडोर गार्डन्स चाहिए। सो विल फर्स्ट स्टार्ट विद दैट एंड देन विल गो वन बाय वन। एंड फिल्म इंडस्ट्री इट्स अ कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन। आज कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री नंबर 1 पोजीशन में है, तो वैसे मध्य प्रदेश का इंडस्ट्री भी आना चाहिए। सो लेट अस ऑल हैव a healthy competition and live happily. Thank you. प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की जन क्रांति यात्रा एमपी कांग्रेस किसानों को साधने में करेगी फोकस। किसान कांग्रेस मध्य प्रदेश में निकलेंगे जन क्रांति यात्रा। किसानों को बिजली, खाद, पानी महंगा मिलने के विरोध में किसान निकलेंगे जन क्रांति यात्रा। किसान कांग्रेस जन क्रांति यात्रा के दौरान गांव में लगाएगी चौपाल। जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में 17-18 वर्षों से किसानों को लूटने और ठगने का काम हमेशा किया जाता है। जब फसल बोने का समय आता है तब बीज खाद के नाम पे कालाबाजारी होती है, किसानों को लूटा ठगा जाता है। और जब फसल लेके किसान मंडियों में तुलाई केंद्रों पर जाता है तब उसको लूटने ठगने का काम मध्य प्रदेश में 18 साल से चल रहा है। और पूरे मध्य प्रदेश में हम कई बार कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के तुलाई केंद्र है, संरक्षण प्राप्त है सरकार का उनको। वो लोग सरेआम 50 किलो बोरे की तुलाई पे 5 रुपए ले रहे हैं, छलना लगाने के नाम पे 20-20 रुपए ले रहे हैं। और बोरे का वजन 50 किलो बोरे का वजन 400 से 500 ग्राम होता है और 800 ग्राम 750 ग्राम फसल ले रहे हैं। जिस तरह से पूरे सरेआम मध्य प्रदेश में लूट और खसोट हो रही है, इसकी लड़ाई किसान कांग्रेस ने निरंतर हमेशा समय समय पर लड़ी है। अब माननीय कमलनाथ जी की ये मंशा है कि किसान कांग्रेस के साथ ही किसानों को जगाने का काम मध्य प्रदेश में जाके करें। तो हम लोग अगले महीने से हम लोगों कार्यक्रम बना रहे हैं कि हम पूरे मध्य प्रदेश में लोकसभा स्तर पे हर ब्लॉक में वहाँ बड़े टोले मजरों पे जाएंगे, चौपाल मीटिंग करेंगे। मध्य प्रदेश में पूरे लोकसभा स्तर पे हम किसान कांग्रेस की तरफ से जन क्रांति यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर किसानों को जगाने का काम करेंगे, उनको अधिकार दिलाने का काम करेंगे। कैसे उनको बीज खाद सस्ता मिले, फसलों दाम मिले, फसलों का अधिक भुगतान उनको मिले, इसके लिए लड़ाई पूरे प्रदेश में लड़ेंगे। इसको हम पूरे पहले मध्य प्रदेश में मुरैना लोकसभा क्षेत्र आता है तो हम इसको श्योपुर के अंतिम क्षेत्र से या पोरसा से शुरू करेंगे और उसको लोकसभा वाइज करते हुए एक लोकसभा क्षेत्र में हम कम से कम 6 दिन से 8 दिन का समय देंगे, जिससे कि हम गांव-गांव जा सकें और अपनी बात को रख सकें। और माननीय कमलनाथ जी की जो मंशा है, माननीय राहुल गांधी जी की जो मंशा है कि किसानों को अधिकार मिले, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। भोपाल की प्रशासन अकादमी में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के सहयोग में मध्य प्रदेश पीएचडी संगोष्ठी 2022 आयोजित किया गया। इस संगोष्ठी में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आदिवासियों में होने वाली बीमारी सिकल सेल को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल बीमारी पीड़ितों को येलो कार्ड दिए जाने चाहिए। सिकल सेल पीड़ित जोड़ों की शादी नहीं होनी चाहिए। सिकल सेल बीमारी को रोकने के लिए यह जरूरी है जैसे शादी से पहले लग्न पत्र दिखे जाती है। तरह के जो येलो जो कार्ड है उसको मिलाना चाहिए। दोनों येलो कार्ड है तो कभी भी वो शादी नहीं करे। मैं कॉलेज का विषय है, मैं कॉलेज में हम गुजरात में जाते थे और कहाँ भी भेजते थे तो उनको कहते थे कि ये बच्चे को समझा क्या, पढ़ने के बाद सर्विस करेंगे, शादी करेंगे, कभी इतना करो। तो अपन वो थामे क्योरेबल नहीं है अभी तक, इसलिए उसको थामने के लिए ये करना है। दूसरी बात, अभी मैं गुजरात के मंत्रिमंडल में थे, सीएम नरेंद्र भाई थे, तभी एक डॉक्टर का ग्रुप अमेरिका से आया और सबको अच्छी तरह मालूम है। वो डॉक्टर को पूछ लिया कि हमारे वहाँ सिकल सेल ऐसे सारे दुनिया में है, सारे दुनिया में। एक अब्राहम सार्जन करके वेस्ट इंडीज के है, वो कई बार गुजरात में आते हैं, हमकी कई बार भेंट हुई है। उन्होंने बोला कि सारे वर्ल्ड में ट्राइबल में ज्यादा है, अभी अभी दूसरी जाति में भी हुआ है। तो डॉक्टर के ग्रुप थे, उनको पूछा कि इसका क्या इलाज है।
तो उन्होंने बताया कि माँ के गर्भ में जब भी बच्चा है तभी से जानकारी ले लो और तभी से अपने ट्रीटमेंट शुरू करो, तो इसमें से अपन को कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। ये दूसरी बात है, मैं समझता हूँ आप ऐसे स्टूडेंट भी है या प्रोफेसर के रूप में भी है, वाइस चांसलर के रूप में भी है, आप जहाँ भी ट्राइबल एरिया में जाओ, दो बात करो कि दोनों सिकल सेल वाले हो तो शादी मत करो, और जो सगर्भ माता है उसकी जांच करवाकर तभी से ट्रीटमेंट शुरू कर दो। ये कहने की बात बहुत आवश्यकता है, मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने ये मुद्दा आपके सामने रखा है। संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? बाद में मैं ही करवा दूंगा। देखिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज अपने प्रदेश में, देश में माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज जी ये जो रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं, और खासकर उच्च शिक्षा विभाग में तो हम लगातार रिसर्च पे ही जा रहे हैं, और नई शिक्षा नीति भी इस दिशा में प्रेरित कर रही है कि हम रिसर्च को बढ़ावा दें कि नीति विश्लेषण संस्थान ने भी जुड़ करके रिसर्च करना चाहिए, और रिसर्च में उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से रिसर्च की जो दृष्टि है वो दृष्टि की और विशालता की तरफ ले जाना चाहिए, और उन विभागों के माध्यम से भी हम रिसर्च करें और रिसर्च के बाद उसकी सार्थकता सिद्ध हो। तो ऐसे में ये प्रयोग बहुत अच्छा है, नवाचार भी है, लेकिन इसमें बड़ी संभावना जिसके माध्यम से हम सुफल की तरफ बढ़ेंगे। इसको रोकने के लिए क्या आप विभागीय तौर पर आप कोई कदम उठाएंगे? नहीं, बहुत सरल है। अब तो क्या हो रहा है कि हमारे पास ये सब संसाधन है जिसके माध्यम से हम पंजीयन के बाद ही हर एक पीएचडी धारक को डिजिटली हम उसकी अगर कॉपी करते हैं तो उसमें वो ध्यान में आते ही है। लेकिन अब ये भी समय बदल गया है कि कॉपी करके कोई पीएचडी करे, क्योंकि पीएचडी खाली डिग्री के लिए नहीं है, वो समाज में सार्थकता सिद्ध करने के लिए अगर होगी तो उसके टॉपिक भी इस प्रकार से आ रहे हैं। और अब ये जो नया समय आ गया है कि पीएचडी खाली सर्विस के लिए नहीं है, तो पीएचडी का समाज में भी लाभ लेगा तो उसके व्यक्तिगत जीवन में भी लाभ लेगा। तो मुझे लगता है कि जहाँ कहीं नकल की संभावना होती है वो तो सब क्षेत्रों में होती है, लेकिन उसको रोकने का शासन कठोर कदम उठाता है तो निश्चित रूप से उसमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन इसमें नवाचार बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। दिग्विजय सिंह ने दिए संकेत, पूरी कांग्रेस को एक करने के लिए फिर निकलूंगा, दशहरे के बाद प्रदेश के दौरे पर निकलूंगा, दिग्विजय सिंह को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, दशहरे के बाद दिग्विजय सिंह करेंगे प्रदेश का दौरा। 2018 के विधानसभा में दिव्या सिंह ने की थी नर्मदा परिक्रमा, कांग्रेस को एक करने के लिए निकलेंगे दिग्विजय सिंह। सर, दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जो शिवराज मंत्रिमंडल के कई सदस्य हैं कुछ सांप्रदायिकता फैलाने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि अखिल पर पत्थर पड़ चुके हैं, एक कह रहा है कि मुसलमान को प्रवक्ता ना बने, इस तरह का बयान सामने आ रहा है, क्या कहना है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का पूरा बयान अभी हमने सुना नहीं, सोशल मीडिया पे देखा है, उसको पूरा सुन लें, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, किन तथ्यों के साथ कहा है, पूरा एग्जैक्ट बयान का, उसके बाद ही टिप्पणी कर सकेंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया पे बात सामने आ रही है उसको ही देखा है हमने, और जहाँ तक हमारा मानना है कि दिग्विजय सिंह जी जो भी बात करते हैं वो तथ्यों के साथ करते हैं, प्रमाण के साथ करते हैं। यदि उन्होंने कुछ कहा होगा तो उनके पास उसके तथ्य होंगे, प्रमाण होंगे, लेकिन उनका निजी विचार है। कांग्रेस ना कभी किसी धर्म के व्यक्ति को कोसने का काम करती है, ना हम मुसलमान को कोसते हैं, ना हम हिंदू को कोसते हैं, हम तो सिर्फ दंगाई को कोसने वाली पार्टी है। हम तो जो भी इस तरह का सांप्रदायिक माहौल खराब करते हो, किसी भी धर्म का हो, हम तो उसको कोसने का काम करते हैं। हम किसी को भी धर्म आधार पर नहीं कोसने का काम करते। दंगाई का वैसे भी कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। हाँ, उनका पूरा बयान देख लें और उसमें उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वो टिप्पणी करना उचित होगा। लेकिन रामेश्वर शर्मा का ट्वीट जरूर देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अंसार जिहादी था, अंसार BMW में घूमता है। तो रामेश्वर शर्मा सदैव अपनी पार्टी को मुसीबत में डालते हैं, कभी सिंधी समाज का अपमान करते हैं, कभी राजपूत समाज का अपमान करते हैं, कभी चीते के साथ फोटो लगा देते हैं अमित शाह की और बाद में हटा देते हैं। अब उन्होंने अंसार के बारे में टिप्पणी की, तो अंसार के बारे में तो पूरे देश को पता है कि वो भाजपा ही था। उसके भाजपा के साथ भाजपा की टोपी लगाए, भाजपा के झंडा लगाए, गले में भाजपा का दुपट्टा डाले, भाजपा नेताओं के साथ जनसंपर्क करते हुए फोटो वायरल हो चुके हैं। तो एक बार लगता है रामेश्वर शर्मा फिर अपनी पार्टी को घेर रहे हैं और अपनी पार्टी को मुश्किलों में डाल रहे हैं। अचानक यूनियन विस्तार की भी संभावना जताई रही कि मध्य प्रदेश में जो बचे हुए हैं कुछ लोग, उनको देखिए, काले बादल कल दिल्ली में छाने वाले हैं। अब किस कदर बरसेंगे, किस पे बरसेंगे देखना होगा, क्योंकि अमित शाह जिस प्रकार से मध्य प्रदेश आए और फेरबदल की संभावना व्यक्त की जा रही थी,
ताबड़तोड़ दूसरे दिन मोदी जी ने शिवराज जी को बुला लिया, उनकी इन्वेस्टर समिट जो 4-6 नवंबर की थी कैंसिल करा दी। अब अप्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा 9 जनवरी को। तो जिस प्रकार से शिवराज जी पे लगाम लगा रहे हैं, जिस प्रकार से प्रहलाद पटेल को साथ में लाएं, ऐसा लग रहा है कल दिल्ली की बैठक में कोई घने काले बादल बरसेंगे। और बादल किस पे गिरते हैं, कौन को वजन बनता है, किसका शिकार होता है, ये तो अब कल पता चलेगा। किस मामले में यू टर्न लिया उन्होंने? जो सांप्रदायिकता के मामले में जिस तरह से इसमें यू टर्न का लिया, पहले कौन सा टर्न था जो यू टर्न लिया? वो तो शुरू से सांप्रदायिकता के विरोध में बयान देते रहे, तो उसमें यू टर्न क्या लिया? तो धर्म विशेष के बारे में जिस तरह से आरोप बीजेपी लगा रही है। मैंने कहा ना, दिग्विजय सिंह जी का पूरा बयान हमने सुना नहीं है, और जब तक प्रमाणिक तौर पे एक एक चीज उनकी सुन नहीं लेते, उसकी पुष्टि नहीं कर लेते, उनसे बात नहीं कर लेते, जब तक हम टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन दिग्विजय सिंह जी जब भी जो कहते हैं प्रमाण और तथ्य के आधार पर कहते हैं। यदि अभी भी उन्होंने कुछ इस तरह का कहा होगा तो उनके पास कोई प्रमाणित तथ्य होंगे, वो खुद सार्वजनिक भी करेंगे उसको। देखिए, कोरोना की संभावना चौथी लहर की बड़े लंबे समय से आशंका व्यतीत की जा रही थी। जो इसको लेकर तैयारियों भरे कदम उठाना थे वो भाजपा ने नहीं उठाए, क्योंकि भाजपा के आयोजन जारी थे। अभी अमित शाह का बहुत बड़ा तेंदुपत्ता संग्रह हुआ कार्यक्रम था। जब सारे कार्यक्रम हो जाते हैं, जब भाजपा को कोरोना की और जनता की चिंता सताती, पहले भी हमने देखा चुनाव में लगी रही, रैलियों में लगी रही, भाजपा सभाओं में लगी रही। जब कोरोना पीक पर आगे फैल गया तब सरकार नींद से जागी। जैसे पेयजल संकट की बात करें, यह तैयारी जनवरी में होना थी। अब अप्रैल में जाके मुख्यमंत्री सुबह 6:30 बजे जाग रहे हैं। कब जाग रहे हैं? जब उनके क्षेत्र में पीने के पानी का संकट है। तो ऐसे ही अब कोरोना की पीक की संभावना व्यक्त हो रही, मरीज सामने आ रहे हैं। जो सरकार को पहले से तैयारियां कर रहे थे अब जाग रही, क्योंकि भाजपा के तमाम आयोजन हो गए। जब आयोजन आएंगे फिर कोरोना के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया जाएगा, जब आयोजन खत्म होंगे तो फिर कोरोना के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। तो भाजपा का दोहरा चरित्र तो हम कोरोना को देख के हमेशा से देखते आए, और वही दोहरा चरित्र अभी भी देखने को मिल रहा है। वरिष्ठ नागरिक परिसंघ द्वारा द्वितीय भारतीय सम्मेलन 29 और 30 अप्रैल को भोपाल में आयोजित होगा, जिसमें 18 प्रांतों के 2050 प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन में सेवानिवृत्त वेतन योजना, परिवार जागरूकता, पारिवारिक स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दों विषयों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में सरकार की योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने और आमजन के मुद्दों को सरकार के सामने रखने का प्रयास किया जाएगा। वसंत पिंपळापुरे, राष्ट्रीय महामंत्री, वरिष्ठ नागरिक परिसंघ। ये कार्यक्रम, उद्घाटन का कार्यक्रम जैसे मैंने बताया, कल सुबह 11 बजे प्रारंभ होगा और 30 तारीख को शाम को 4:30 बजे इसका समापन होगा। इसमें 250 लोग शामिल होंगे और कल के उद्घाटन सत्र में यहाँ के मान्यवर लोगों को बुलाया तो 300 का लोगों का लगभग गैदरिंग कल सुबह के सत्र में रहेगा। 18 प्रांतों से लोग इस समय सहभागी हो रहे हैं। और इसमें और एक मैं आपको बताऊं, त्रिपुरा, आसाम से लेकर तो हिमाचल के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। 18 प्रांतों में त्रिपुरा और आसाम के भी लोग हैं। मेरा नाम है आशुभाई दवे, मैं वरिष्ठ नागरिक परिसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राजकोट के रहने वाला हूँ और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे महामंत्री वसंतराव पिंपलापुरे जी लेंगे और पूरी बात आपसे बताएंगे। तो दोबारा फिर मैं आप सबका अभिवादन करता हूं और स्वागत करता हूं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का काम प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रहे झूठे मुकदमे दर्ज, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लगाया बड़ा आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान करने लगाया आरोप। ये लड़ाई अत्याचार और अन्याय के खिलाफ, जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। धन्यवाद पीसीसी चीफ कमलनाथ का, जिन्होंने ये कमेटी बनाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पक्षपात हो रहा है। दिग्विजय सिंह का प्रशासनिक अधिकारियों पर बड़ा आरोप। सरकारी अधिकारी और पुलिस मिलकर फर्जी एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा दतिया जिले में एफआईआर दर्ज हुई है। संभाग वाइज मंगाई है, लगभग 50 से ज्यादा हमारे पास जानकारी आ गई है। उनका डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं और हर जिले में कांग्रेस के जो सपोर्टेड वकील हैं उनका टीम बनाई जाएगी। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के हाई कोर्ट में हमारी सीनियर एडवोकेट्स की टीम बनाई जाएगी और ये लड़ाई अब इंडिविजुअल कार्यकर्ता की नहीं होगी, पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे इन लोगों के लिए। निश्चित तौर पे करेंगे और पहला आंदोलन स्वरूप होगा दतिया में। सर, लीगल सेल को लेकर आपने कहा कि हाई कोर्ट में केवल एक ही जज के पास हमारे प्रकरण जाते हैं, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। तो सर
उसको लेकर भी कुछ आप लोग, उसके अंदर जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। तो सर ये क्या सिर्फ नरोत्तम मिश्रा जी कर रहे हैं, मतलब शिवराज जी का इसमें कोई लेना देना? शिवराज जी का भी है, उस पर अध्याय नंबर 2 चालू होगा। अभी पहला अध्याय नरोत्तम मिश्रा जी का है। हम लोग उसमें शिवराज पुराण, शिव पुराण जो है हमारी चालू हो गई है और शिव पुराण के सारे केसेस हम इकट्ठा करेंगे और इनकी शिकायत शिवराज सिंह चौहान से नहीं करेंगे, नड्डा से जाके शिकायत करेंगे। जांच के लिए होम मिनिस्टर से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? जी निश्चित तौर पे मांग करेंगे। सर आपके खिलाफ भी एक केस दर्ज हुआ है भोपाल में? जी हाँ, एक नहीं हुआ 4 हुए हैं और उसकी ये मेरे पास है। और क्या केस है कि एक ट्वीट मैंने किया जिसमें मैंने लगा दिया था कि मुजफ्फरपुर की एक घटना में कुछ लोग मस्जिद पर झंडा लगा रहे हैं, उस बात को लेकर मैंने ट्वीट किया था। लेकिन प्रश्न था खरगोन का और मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या जुलूस निकाले की परमिशन ली गई थी, नंबर 1, क्योंकि खरगोन में 2 रामनवमी के जुलूस निकले थे। एक शांतिपूर्ण निकला जो कि हमेशा से चला आ रहा है और दूसरा जो है बाद में निकला। पहले वाले शांति जुलूस में शांतिपूर्ण ढंग से निकला, रामनवमी के जुलूस में वहां के रघुवंशी समाज निकालता है, वहां के सारे मुसलमानों ने पानी पिलाया, शरबत पिलाया, बड़ी आसानी से निपट गया। उसके बाद फिर ये घटना हुई। इस मामले में जो भी है प्रक्रिया है, हम इस बारे में ज़्यादा कुछ अभी नहीं कह सकते, लेकिन पूरे देश में, प्रदेश में जिस तरह से सांप्रदायिकता भड़काई जा रही है, इस बारे में हमारे चिंतन शिविर में भी चर्चा होगी और कमलनाथ जी से भी इस बारे में चर्चा हो रही है। उसके बाद कोई ना कोई स्वरूप बताया जाएगा। और जहाँ तक फैब्रिकेटेड केस का है, जिन धाराओं में मेरे ऊपर लगा है उन्हीं धाराओं में लगभग 40 जिलों में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की और भोपाल के अंदर मैंने निजी तौर पे की है। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही शिवराज सिंह चौहान के ऊपर? अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो मैं इस मामले से इस्तिगासा करूंगा शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। अच्छा सर, ये जो मध्य प्रदेश कांग्रेस भी इसके लिए रिस्पांसिबल है, क्योंकि आप लोग भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि रामनवमी के जुलूस निकाले। ये बिल्कुल आप ये देखिए, हम लोग नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सर्कुलर निकाला है, निवेदन किया है कि आप रामनवमी मनाइए, हनुमान जयंती मनाइए, रोजा इफ्तार भी करिए। हम लोग हमेशा करते आए, कब नहीं किया है? पीसीजी कार्यालय में गणेश जी बिठाए जाते हैं, दुर्गा माता की मूर्ति बिठाई जाती है, नवरात्रि का होता है, हमेशा से होता है, सालों से हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी हम लोग इस तरह ये कोई बात नहीं, ये तो धार्मिक उन्माद और धार्मिकता में फर्क है, धर्मांधता और धार्मिकता में फर्क है। उन्माद हमारे पास ऐसे कोई बात है, कई शिकायतें आती हैं, लेकिन आज विषय हमारा जो है, आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का, इसलिए आगे इस बारे में और कोई बात नहीं करेंगे। वो बात वही शूट नहीं है आज। सर, नीमच में जो आपने बयान दिया उसको लेकर बीजेपी के लिए आपत्तिजनक है और आपराधिक है, इस पे हम मुकदमा दर्ज करिए ना, करिए ना, और आपको बयान पे क्या कहना? करिए। बात यह है, पहली बात तो संदीप सिंह जी, ये विषय आज का नहीं है। एएनआई को अगर कुछ अलग से टाइम लेना है तो मैं दे दूंगा। लेकिन सर, हमेशा बीजेपी के निशाने पे दिग्विजय सिंह क्यों रहते हैं? दिग्विजय सिंह हमेशा ट्वीट करते हैं तो चर्चा में सर उनका वो दिग्विजय सिंह उन्हें अति प्रिय है। धन्यवाद। किसान भागीदारी प्राथमिकता अभियान के तहत प्रदेश के किसानों को मंत्रालय से संबोधित करते हुए किसान नेता एवं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हम सब आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे हैं। आज़ादी के 60 वर्ष में देश का किसान कर्ज के बोझ तले दबा रहता था। केंद्र में अटल सरकार के पहले किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं होता था। सिर्फ एलडीबी और सहकारी बैंकों से 18% ब्याज की दर पर ऋण लेना पड़ता था। फसल खराब हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज किसान पर लगता था। किसान की जमीन नीलाम हो जाती थी। अटल जी के पहले, अटल जी जब प्रधानमंत्री बने उसके पहले केसीसी नहीं हुआ करते थे, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ करते थे। सिर्फ हमको एलडीबी से और कोऑपरेटिव बैंक से ऋण मिलता था, वो भी 18% ब्याज पर। और फसल खराब हो जाती थी तो चक्रवृद्धि ब्याज लगता था, ब्याज पर ब्याज लगता था। और एक दिन वो आता था कि किसान की जमीन
नीलाम हो जाती थी। और हमारे कई बुजुर्ग किसान ऐसे हैं जो खेत किसान थे लेकिन वो जमीन नीलाम होने से मजदूर बन गए। जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने और मैं राजस्व मंत्री बना, मेरे पास भी एक किस्सा आया था कि भोपाल के पास के किसान आए आवेदन लेके कि साहब मेरी एलडीबी में मैंने बैंक से ऋण लिया था, भूमि विकास बैंक से, और मेरी ज़मीन नीलाम कर दी और मेरी ज़मीन बहुत कीमती लेकिन कोड़ियों के भाव कर दी, मुझे पता ही नहीं चला तहसीलदार ने। मैंने उसकी जांच कराई तो उसकी शिकायत सही पाई गई। मैंने तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की और मुख्यमंत्री जी के पास जाके कहा कि आप भी किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसानों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हमारी सरकार में अगर किसान की जमीन नीलाम हो गई, जो कांग्रेस के अंग्रेजों के समय का नियम है, काला कानून था, उसको खत्म करना है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने 1 मिनट नहीं किया और तत्काल आदेश जारी करके और वो नियम ही खत्म कर दिया कि किसान की जमीन केसीसी के कारण, बैंक के ऋण के कारण नीलाम नहीं होगी, चाहे कितना भी कर्ज हो उसके ऊपर। और उसके बाद उन्होंने जो 18% ब्याज था उसको 8% किया, 8 से 4 किया, 3 किया और फिर 0%। और इसलिए दुनिया में एक मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहाँ 0% ब्याज पर हम जिला सहकारी बैंकों से किसानों को ऋण दिला रहे हैं। कि मान लो उदाहरण के लिए किसान छोटा या बड़ा, किसी ने 10,000 का ऋण लिया तो 10,000 खरीफ के समय वो ऋण ले जून में, और जब उसकी फसल आ जाए तो मार्च तक 31 मार्च तक वो 10,000 ही जमा करे, 1 रुपया भी ब्याज नहीं। जो ब्याज रहता है वो प्रदेश सरकार देती है। 1 लाख भी आपने कर्ज लिया है तो 1 लाख ही जमा करना, 1 रुपया भी जहाँ ब्याज नहीं देना, वो सरकार ब्याज देती है। ये दुनिया में अकेला मध्य प्रदेश है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सगे भाई से ज्यादा आप सब किसान भाइयों में भी किसान भाई जब इकट्ठे रहते, जब एक दूसरे का सहयोग करते, लेकिन अलग होने के बाद में दूसरा भाई का कमजोरी या शादी हो गई उसकी बेटी की और उसको पैसे की जरूरत है तो वो भाई से भी ऋण लेता है, सगे भाई से अलग होने के बाद। तो वो कहता है यार महाजनी ब्याज या बैंक का ब्याज तो लूंगा, कोई देता है क्या बगैर ब्याज के? नहीं। लेकिन ये शिवराज सिंह जी हैं जो मुख्यमंत्री, बगैर ब्याज के एक भाई को नहीं, लाखों किसान भाइयों को 0% ब्याज पर ऋण देकर किसान की जो घाटे की खेती थी, जो किसान कर्ज में रहता था, उससे मुक्ति दिलाने का पुण्य कार्य किया है। इसलिए मैं एक बार पुनः उनका धन्यवाद। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।